Hey everyone, this is Maitri and welcome back to my channel. How are you? I'm good and I just hope that you all are healthy and good and fine. आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग सीएस प्रोफेशनल का फर्स्ट चैप्टर जो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग हम लोग वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसका सिर्फ एक छोटू सा हमारा टॉपिक बचा है वो जो कि है डी। बट अभी उसको स्टार्ट करने के पहले लेट मी जस्ट टेल यू दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। We have completed drafting, we have finished conveyancing, their differences, then the rules of interpretations we have done the rules for drafting, Fowler's rule we have done, legal implications, court word को कैसे interpret करेगा, ये सारा हम लोग पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं and this is the last topic that we are going to discuss today. Okay, so let's start. Now what is deed? Just tell me what is deed. We have already discussed in the first lecture that what is deed. Deed is, that's what I have said you for conveyancing. The same is deed that जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए बनाई जाती है। बट मैं अभी आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि डीड जो होता है, देखिए डीड इतना नैरो टर्म नहीं है, इट्स नॉट सो रेस्ट्रिक्टिव। डीड इज अ मच वाइडर टर्म. It includes, deed means you can say that any of the instrument that represent किसी भी person के represent करते rights and liabilities को, तो वो क्या कहलाता है, वो deed कहलाता है। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो किसी पर्सन के राइट लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट क्या करे उसे डीड कह देंगे। आप अपने, आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू हैव ओपन अप योर मॉड्यूल. ओके, इफ नॉट देन जस्ट ओपन इट अप एंड कम टू द हेडिंग डीड. आपका जो फर्स्ट लाइन है वहीं पे क्या कहा गया है कि डीड इज अ वेरी सोलम डॉक्यूमेंट. इट मीन्स डीड इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट. इवन हमारे जो ओल्ड इंग्लिश केसेस है वहां पर पावर ऑफ अटर्नी को भी क्या कह दिया गया है, डीड कह दिया गया है. और इवन आपके जो बॉन्ड्स होते हैं ना, डेट इंस्ट्रूमेंट, उसे भी अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो उसे भी डीड में क्या कहा गया है, इंक्लूड किया गया है. अब जैसा कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ड्राफ्टिंग जो है उसके लिए कोई लॉ नहीं है. वैसे ही क्या है कि डीड का भी कोई लॉ में डेफिनेशन तो नहीं दिया है, पर बहुत सारे स्कॉलर्स है जिन्होंने अपना अपना एक डेफिनेशन दिया हुआ है डीड का. तो हम जो पढ़ने वाले हमारे मॉड्यूल में जो है वो किसका है, नॉर्टन का. ठीक है, तो अब देखिए नॉर्टन भाई साहब क्या कह रहे हैं. वो क्या कह रहे हैं, जैसे कि आपको पता है ना चाय में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाय पत्ती, शक्कर, देन दूध, अदरक, वैसे ही डीड के भी क्या होते हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं. क्या कह रहे हैं, डीड के लिए भी 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं. अभी कौन कौन से होते हैं देखो. द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज राइटिंग. What it is, writing. Deed should always be in writing. याद करो जब मैं आपको डिफरेंसेस लिखा रही थी बिटवीन deed, कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वेंसिंग, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल और रिटर्न हो सकता है, बट आपका डीड जो है इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इन राइटिंग. डीड जो है आपकी वो हमेशा क्या कह रहे हैं, राइटिंग में ही होगी. तो आपका डीड जो है वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए. ठीक है, अब राइटिंग में तो जरूरी नहीं है पेपर पे हो, किसी भी चीज पे, जब जिस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी चल रहा है या फिर जो भी चीजें चल रही है. अभी आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो आप डायरेक्टली कंप्यूटराइज लिख रहे हो. ये जो डेफिनेशन है ना ये बहुत पुराने ओल्डन एरा में दे गई है. तो वहां ये जो नॉर्टन है वो क्या कह रहे हैं कि चाहे आप पेपर पे लिखो चाहे आप वेलम पे लिखो. वेलम मतलब क्या होता है, वो जो पेड़ की छाल होती है ना, जैसे वो बर्ड वगैरह के पेड़ और इनकी जो छाल होती है, तो पुराने जमाने पे लिखते होंगे तो बोले आप उस पे लिखो. तो भी आप पार्चमेंट मतलब क्या होता है, जानवर की खाल, आप उस पे लिखे तो भी क्या कह रहे हैं, वो डीड ही कहलाएगी, बट वो बस राइटिंग में होना चाहिए. दैट इज मोर इज इम्पोर्टेंट. तो पहला इंग्रेडिएंट क्या हो गया, राइटिंग. सेकेंड क्या बोल रहे हैं, डीड शुड ऑलवेज बी सील्ड एंड साइंड. डीड जो है वो हमेशा साइंड होनी चाहिए, भले राइटिंग में हो बट अगर वो साइन नहीं है तो वो डीड नहीं कहलाएगी. ठीक है, एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इंग्रेडिएंट ऑफ डीड इज कि वो डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि अगर डिलीवर नहीं हुई तो सामने वाले को तो पता ही नहीं चलेगा. इसलिए क्या कह रहे हैं कि डीड का डिलीवर होना बहुत जरूरी होता है, तो ही वो क्या कहलाएगी, वो डीड कहलाती है. ठीक है, तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हो गए कि डीड अगर वो राइटिंग में है, वो सील्ड है, वो साइंड है और वो डिलीवर्ड है, तो वो क्या कहला जाएगी, तो वो डीड कहला जाएगी. ठीक है, आप याद करो जब फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कन्वेंसिंग पढ़ाया था तब हमने क्या कहा था कि कन्वेंसिंग में हम लोग वही ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड करेंगे जो कि इंटरवाइवस है ना. अब हमने कहा था कि विल जो है वो इंटरवाइवस नहीं है क्योंकि वो बिटवीन 2 लिविंग बींग्स नहीं होता है. वहां एक लॉजिक तो ये था कि हमने विल को क्यों इंक्लूड नहीं किया था डीड में,
यहाँ आप देखो, आपको दूसरा लॉजिक भी दिख गया कि विल जो होता है वो डिलीवर तो तब होता ही नहीं है ना, वो तो जब एक बंदा पर्सन मर जाएगा तब दूसरे को मिलती है, तो एट दैट टाइम तो वो डिलीवर हुई ही नहीं थी। इसीलिए क्या कहा जाता है, दो लॉजिक्स मिल गए, एक तो आपको इंटरवाइवस होना पड़ता है, तो विल जो है वो इंटरवाइवस नहीं होती है, और सेकंड क्या कह रहे हैं, वो डिलीवर भी नहीं होती है, इसलिए हम डीड में विल को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हुआ। नाउ वन मोर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, डीड जो है ना वो प्रेजेंट ग्रांट है, मतलब अभी जो काम कर रहे हैं वो है, ऐसा नहीं है फ्यूचर में कुछ करेंगे, कोई फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं है। जैसे प्रॉमिसरी नोट्स में हम लोग लिख देते हैं क्या, क्यों क्या है, प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू बी समथिंग टू बी डन इन फ्यूचर, बट डीड जो होता है इट्स अ प्रेजेंट ग्रांट, कॉन्ट्रैक्ट जहां पर काम आउटस्टैंडिंग है, डीड जो काम हो चुका है। ठीक है, तो डीड इज अ प्रेजेंट ग्रांट रेदर देन अ प्रॉमिस टू बी डन इन फ्यूचर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इंग्रेडिएंट्स हो गए। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीड जो होती है इंस्ट्रूमेंट होती है, सारी डीड जो है वो इंस्ट्रूमेंट होती है, बट इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं होती है सारे। आप बोलोगे कैसे, तो देखो डीड है, फॉर एग्जाम्पल सेल डीड ले लो, सेल डीड इंस्ट्रूमेंट तो है, बट हमने कहा था कि विल, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि विल जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, वहां पर हमने कवर किया है विल को इंस्ट्रूमेंट में, बट वो डीड तो नहीं है ना, इसीलिए क्या कहा जाता है कि सारी डीड्स इंस्ट्रूमेंट तो होती है, बट सारे इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं होते। सी, ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट बट ऑल इंस्ट्रूमेंट आर नॉट गोइंग टू बी डीड। ठीक है, समझ में आया, इतना हो गया। तो यहाँ आके आपका डीड का जो टॉपिक है ये खत्म होता है। नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स डॉक्यूमेंट। नाउ व्हाट इज डॉक्यूमेंट, कैन व्हाट यू नो व्हाट इज डॉक्यूमेंट, भी एक्सप्रेशन, कोई भी चीज आपने कैसे भी लिखी हो, लेटर्स में लिख दो, फिगर्स में लिख दो, वर्ड्स में लिख दो, या ये कह लो कि वन ऑफ द टू और एनी ऑफ द मिला के भी लिख दो, बट अगर फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंसेस के तौर पे अगर वो यूज होता है, कोई भी लीगल पेपर, उसे हम क्या कह देंगे, डॉक्यूमेंट। क्या कह रहे हैं, कोई भी लीगल पेपर जो इन कारणों से, जिसपे कैसे भी लिखा गया हो, वर्ड्स फिगर कैसे भी और कहीं भी लिखा गया हो, अगर वो फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग या फिर एविडेंसेस के लिए यूज किया जाएगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, डॉक्यूमेंट कह देंगे। मतलब डीड मतलब तो क्या, जहां पर राइट्स एंड एबिलिटी स्टैब्लिश हो वो डीड, बट डॉक्यूमेंट मतलब तो क्या, कोई भी लीगल पेपर हो तो वो क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कह लो किसी का मैरिज सर्टिफिकेट, वो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बट अगर किसी का मैरिज इनविटेशन कार्ड है तो वो थोड़ी ना, शादी की पत्रिका तो डॉक्यूमेंट नहीं होती है, बट अगर वो कोर्ट में यूज की जाती है एज अ एविडेंसेस तो वो भी क्या कहला जाएगी, फिर वो भी डॉक्यूमेंट कहला जाएगी। ठीक है, या कुछ एग्जाम्पल्स है हम लोग देखते हैं, उनको भी ये लोग क्या कह रहे हैं कि वो भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कवर होते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट क्या कह रहे हैं, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, तो होता ही है। सेकेंड में क्या कहा गया है, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड। लिथोग्राफ्ड मतलब क्या होता है, स्टोन्स पे जो लिखा हुआ होता है ना, स्टोन्स पे छपाई करना, वो भी क्या कह रहे हैं, वो भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, थर्ड इन्होंने क्या कहा, फोटोग्राफ्स, वो भी हो सकते हैं। मूवीज में बताते हैं ना, वो पिक्चर है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें वो वीडियो लेके आते हैं या कोई फोटोज है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कवर हो जाएंगे, क्योंकि लीगल पेपर है, कहीं ना कहीं एविडेंस देने वाला है कोर्ट में। थर्ड क्या बोला, कोई मैप या प्लेन, वो भी डॉक्यूमेंट है। अब क्या लिखा है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन द मेटल प्लेट और स्टोन, ऐसे वो खोद के लिखते हैं ना मेटल प्लेट पे स्टोन, वो भी डॉक्यूमेंट है। कैरिक्लेचर, कैरिक्लेचर मीन्स क्या होता है, कोई भी व्यंग, हंसी उड़ाना, जैसे पेपर्स में आते हैं ना कि हंसी उड़ाने के लिए एक व्यंग पिक्चर बनाएगा, उसको भी हम क्या कह रहे हैं, उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट पे इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ तक हो गया, मतलब ये कह लो कि डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी पेपर, कोई भी मटेरियल थिंग जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस ले सके, वो सभी क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। आपको इसके आगे क्या कहा गया है, यहाँ क्या कह रही है कि सारी डीड्स जो होती है वो तो डॉक्यूमेंट होते हैं, बट सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो डीड नहीं होती है। एग्जाम में कैसे आता है ना, अभी ये तो डॉक्यूमेंट डीड का है, या फिर अभी जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट का भी देखा, वहां पर ये लिखा आ जाएगा और बोलेंगे आप इसको एक्सप्लेन करो या इस पे कमेंट करो, तो आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये 2-3 नंबर में आएगा, जितना पूछा है तो उतना ही लिखो। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। हमको सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, जब भी किसी भी आंसर्स के जहां पर भी हम डायग्राम बना सकते हैं वहां डायग्राम बनाना चाहिए, बिकॉज दैट विल गिव मोर इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। यू विल कम टू नो दैट एटलीस्ट यू नो द लॉजिक, यू नो द बेसिक कंसेप्ट्स।
ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना चाहिए। इससे क्या समझ में आता है कि डीड जो है वो एक नैरो टर्म है और हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो एक क्या वाइडर टर्म है। ठीक है, डीड जो है वो सारी डीड्स डॉक्यूमेंट होती है, बट सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो डीड नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैसा एक डायग्राम बना दो आप। उसके बाद आप क्या करो, थोड़े से 1-2 लाइन में आपको डीड को डिफाइन करना है, फिर आप डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करो, दोनों के एक एक एग्जाम्पल्स बता दो, फिर आप बताओ कि क्यों हमारी जो डीड्स है सारी वो डॉक्यूमेंट्स है और क्यों डॉक्यूमेंट डीड नहीं है। ठीक है, सारी डीड्स जो है वो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि सारी डीड्स जो है वो लीगल पेपर तो है, वो कैसे न कैसे कोई ना कोई रिकॉर्डिंग और एविडेंसेस तो हो रहे हैं, इसलिए सारी डीड्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स है। बट डॉक्यूमेंट कोई भी लीगल पेपर जैसे कि विल, वो क्या कह रही है कि वो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो एक लीगल पेपर है, बट चूंकि वो डिराइवर नहीं होता है तो हम उसे डीड नहीं कंसिडर करेंगे। इस तरह से आपको ये समझा के आना है। ठीक है, ये कंसेप्ट हुआ आपका, डीड हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। नाउ द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज वेरियस काइंड्स ऑफ डीड। ठीक है, यहाँ पर तरह तरह के आपको भिन्न भिन्न प्रकार की डीड्स बताई गई हुई है, हम लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट इज गुड डीड। नाउ गुड डीड मतलब क्या, एक ऐसी डीड जो कि सही है, लीगली करेक्ट बनी हुई है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, गुड डीड कहेंगे। नाउ द सेकेंड इज व्हाट, गुड एंड सफिशिएंट डीड। गुड एंड सफिशिएंट मतलब क्या होता है कि ऐसी डीड जो कि बनती है सिर्फ किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए। क्या बोल रहे हैं, जो कि इमूवेबल, जो गुड डीड है ना वो इमूवेबल और मूवेबल्स दोनों के लिए बनती है, बट गुड एंड सफिशिएंट डीड जो होती है वो सिर्फ बनती है मूवेबल्स के लिए, बाकी तो दोनों सेम है कि ये भी सही है और लीगल है। ठीक है, नाउ द थर्ड इज इंक्लूसिव डीड। इसका मतलब क्या होता है, समझो आपका प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, 15 मंजिल का आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपने 8 तो पूरे का दिया, बट आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप सेल आउट सिर्फ नीचे का फर्स्ट फ्लोर कर रहे हो। तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा देना, उसको क्या कहा जाता है, इंक्लूसिव डीड। उसके लिए जो बनती है उसे क्या कहेंगे, इंक्लूसिव डीड। ठीक है, अब फोर्थ क्या कह रहे हैं, लेटेंट डीड। लेटेंट मतलब तो पहले समझो, अगर जनरल कंटेक्स्ट में कहूँ ना तो लेटेंट मतलब क्या होता है, छुपी हुई चीज, कोई चीज जो छुपी होती है उसे क्या कहते हैं, लेटेंट। और यहाँ लेटेंट डीड से क्या मतलब है, एक ऐसी डीड जो कि 20 साल या उससे ज्यादा किसी स्ट्रॉन्ग बॉक्स में, एस्क्रूटर करके जो बॉक्स होता है उसके अंदर रखी हुई हो। आपने वो मूवी देखी होगी विवाह, या फिर कोई भी पुरानी पिक्चरों में जहां पर भी वो मुंशी जो कि बही खाता करते थे, उनके पास एक ऐसा डब्बा सा होता था, तो उसमें जब वो रखते हैं ना 20 सालों के लिए ऐसी कोई डीड, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट डीड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिटेंडेड डीड। एक ऐसी डीड जिसको अभी हमने पूरा डिटेल में नहीं रीड आउट किया है, पूरा डिटेल में पढ़ा तो नहीं है, पर जब ऊपर से देखा है ना तो ऊपर से वो सही दिख रही है, प्रॉपर ही दिख रही है, वो क्या हो गया, प्रिटेंशियस डीड। ठीक है, एक बीच में रह गया लॉफुल डीड। लॉफुल डीड मतलब क्या, एक ऐसी डीड जो कि लीगल हो, प्रॉपर हो। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लॉफुल अलग से नाम दिया है, और वैसे तो सही कहा जाए तो हर डीड को लीगल और वैलिड तो होना ही चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज वॉलेंटरी डीड। इसमें क्या कह रही है कि एक ऐसी डीड जो कि विदाउट कंसिडरेशन दे दी गई है, मतलब या तो कंसिडरेशन बहुत ही कम है, मतलब जितना होना चाहिए, प्रॉपर्टी का वैल्यू जितना है उससे बहुत ही कम, माइन्यूट से आपने कंसिडरेशन लिया है, या सपोज करो लिया ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉलेंटरी डीड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज वारंटी डीड। जैसे कि हम लोग घर पे आयरन लेके आते हैं तो उसके साथ वारंटी कार्ड आता है ना, दैट इज अ जनरल वारंटी। कल को अगर खराब हुई तो कोई भी लेके जाएगा, वो लोग देंगे उसका प्रॉपर, मतलब जिसके नाम पे होगा, बट फैमिली में से कोई भी जा सकता है ना, तो वो क्या होता है, वारंटी डीड, जो कि जनरल में है। ठीक है, बट स्पेशल वारंटी जो नेक्स्ट है उसमें क्या कहा कि अगर वारंटी दी, जैसे कि राजू के नाम पे दी, तो सिर्फ राजू ही उसे क्लेम करेगा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो वारंटी डीड मतलब क्या कह रहे हैं, जो कि जनरल है, कोई भी क्लेम कर ले, बट स्पेशल वारंटी में क्या कह रहे हैं, जिस पर्सन के नाम पे है सिर्फ वही क्लेम करेगा। ये क्या हो गए, स्पेशल वारंटी, और ये आपके क्या हो गए, टाइप्स ऑफ डीड। योर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस वन। यहाँ पर आपको डीड से रिलेटेड कुछ जनरल लीगल नॉलेज के वर्ड्स बताए गए हैं। वैसे तो इसमें से बहुत से ऐसे वर्ड है जो कि अब काम के है ही नहीं, वो सुपरफिलियस में आप मान लो, क्योंकि अब वो यूज होते ही नहीं है, वो लोग फालतू के हैं, बट चूंकि लॉ के है, लीगल है और एग्जाम में भी आता है, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, हम लोग डीड पोल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डीड पोल मतलब क्या होता है, एक ऐसी डीड, हम क्या कहते हैं कि जैसे डीड में 2 पार्टीज है तो दोनों साइन करें, हमने कहा कि डीड का साइन होना जरूरी है, तो जब दोनों पार्टी साइन करें तो डीड वैलिड होगी। बट डीड पोल एक ऐसी डीड होती है जो कि एक पार्टी साइन करेगा ना
तो भी क्या कह रहे हैं, वो वैलिड होगी। क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी डीड जो कि एक पार्टी साइन करे तो भी क्या होगी, वो वैलिड होगी। इस तरह की जो डीड्स होती है ये मोस्टली क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में आई में लिखी जाती है, क्योंकि एक ही तो साइन करना है इसीलिए। जैसे आप समझ लो कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, देखो पावर ऑफ अटर्नी, तो पावर ऑफ अटर्नी एक ही साइन करेगा, ठीक है। या फिर आप कह लो कोई सा भी अवार्ड है, आर्बिट्रल अवार्ड है, तो वहां पर भी आई में लिखा जाएगा और वो एक ही साइन करता है, और बट एक्चुअली वो वैलिड भी होता है वहां पर एक साइन करना, उसको हम क्या कहते हैं, डीड पोल। ठीक है, समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट इज डीड एस्क्रो। नाउ व्हाट इज डीड एस्क्रो, समझना ध्यान से। डीड एस्क्रो मतलब क्या, एक ऐसी डीड जिसको एक ही पर्सन साइन करे। अब आप कहोगे तो सेम हो गया, डीड पोल में भी यही था, डीड एस्क्रो में भी यही है, बट द डिफरेंस इज दैट डीड पोल में एक ही पर्सन ने साइन किया था तो भी वो वैलिड था, बट डीड एस्क्रो में क्या कह रहे हैं, जब एक पर्सन साइन करता है उस डीड को हम क्या कहते हैं, डीड एस्क्रो। बट अभी वो दूसरे पर्सन का साइन करना जरूरी है, जब तक वो साइन नहीं करेगा वो डीड लीगल नहीं होगी। यहाँ पर भी साइन तो एक ही पर्सन कर रहा है, बट जब वो सेकंड पर्सन साइन करेगा तब वो डीड लीगल हो जाएगी। मतलब सपोज करो डीड बनी है, पहले राजू ने साइन कर दिया, तो अभी क्या कहलाएगी, डीड एस्क्रो कहलाएगी। वो एक पर्सन के द्वारा साइन की हुई डीड को हम लोग क्या कहते हैं, डीड एस्क्रो कहते हैं। और जब वो दूसरा पर्सन साइन करेगा तभी वो लीगल कहलाएगी। और डीड पोल में तो क्या था कि एक पर्सन ने साइन किया तो भी वो वैलिड था। ठीक है, आपको इन दोनों में एग्जाम में डिफरेंस आ सकता है, तो मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे तो आपकी जो वेरियस काइंड्स ऑफ डीड है आप इसे भी स्टार मार्क कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, नाउ द थर्ड इज डीड पूल। इसमें क्या कह रहे हैं, डीड की उतनी कॉपीज बना लो जितने की उससे रिलेटेड पार्टीज है। ठीक है, 4 पार्टी है डीड से रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो आप 4 कॉपी बना लो और सबको एक एक दे दो, जिससे क्या कहे सबके पास एक एक एविडेंस रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, तो जितनी पार्टीज उतने आप डीड बना लो, तो उसको क्या कहेंगे, डीड पूल। इसी डीड पूल के क्या कह रहे हैं, 2 टाइप्स हैं। आप ये जो इंडेंचर लिखा हुआ है इसके पहले आप क्या करो, यहाँ लिखो टाइप्स ऑफ डीड पूल। ठीक है, और इस डीड पूल के 2 टाइप्स होते हैं, इंडेंचर एंड साइरोग्राफम। ठीक है, अब इंडेंचर क्या होता है, मैं सबसे देखो इंडेंचर में क्या किया, एक ऐसे पेपर लिया, उसको इंडेंट में काटा है। कैसे काटा, ऐसे स्लैंट ऐसे इंडेंट में काटा, और फिर इसको क्या किया जाएगा, इसको फोल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब एक साइड जो लिखा होगा ना, वो क्या कह रहे हैं, वो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगा, छप जाएगा। एक साइड जो लिखा होगा वो दूसरी साइड भी क्या होगा, छप जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। इससे क्या हो जाता है, कॉपी बन गई, एक साइड लिखा दूसरी जगह छप गई, क्योंकि इंडेंट में काटा है इसलिए क्या कह दिया, इंडेंचर कह दिया। ठीक है, हालांकि आप देखोगे ना तो अब ये क्या हो चुकी है, ये कोई काम की नहीं है, ये पुराने टाइम में चलती थी। क्योंकि हाँ क्या लिखा है, देखो सेकेंड लाइन में, अपॉन 1 पीस ऑफ पार्चमेंट। और पार्चमेंट मतलब क्या, जानवर की खाल। आजकल लिख रहे हैं क्या जानवर की खाल पे, नहीं, इसीलिए जो है अभी हमारे काम की नहीं है, बट सिर्फ सिलेबस में, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट साइरोग्राफम। ये भी क्या कह रहे हैं, ये भी इंडेंट की तरह ही होती है। देखो इसमें क्या करते हैं, ये हमने एक ऐसे पेपर ले लिया, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ साइरोग्राफम लिख दोगे। मैं लिख के बताती हूँ आपको। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, क्या देखो, ये आपने यहाँ साइरोग्राफम लिख दिया। अब आप इसको ऐसे जिगजैग जिगजैग क्या करोगे, ड्रॉ कर दोगे इसके ऊपर। ठीक है, ये देखो, ये हमने बीच में क्या किया, जिगजैग जिगजैग ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, फिर इसको हम लोग 2 पीस फिर वापस से फोल्ड करेंगे, वापस लिखेंगे, एक साइड लिखेगा तो दूसरी साइड भी क्या होगा, छप जाएगा। और फिर क्या करेंगे, दोनों जो पीसेस हमको कट कर लेंगे, ताकि कल को क्या होगा, जब भी आपको मैच करना है तो आप मैच कर लो। अब जिगजैग जिगजैग किया है तो फर्स्ट पार्ट तो हमेशा दूसरे से मैच करेगा, तो ही वो एक पेपर बनेगा। ठीक है, वैसा का वैसा दूसरा जिगजैग तो नहीं काट सकते, तो इससे क्या होता है, फ्रॉड के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, बट ये भी क्या कह रहे हैं, काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पर में भी क्या लिखा है कि पार्चमेंट वॉज कट इन अ जगल लाइन। साइरोग्राफम लिखेंगे और जगल में काट देंगे, बट ये पार्चमेंट पे लिखते थे, अब तो ये सब होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेंचर, ये हो गया साइरोग्राफम। यहाँ आके आपका क्या हो रहा है, सारे जो डीड के टॉपिक थे खत्म होते हैं, एक्सेप्ट दिस कंपोनेंट ऑफ डीड। बट दिस टॉपिक फॉर पर्टिकुलर फॉर दिस टॉपिक, इफ यू विल रिक्वेस्ट मी आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस टॉपिक। अदरवाइज यहाँ आके तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, नहीं कहूंगी आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड द अदर थिंग इज दैट, देखो लाइफ में ना कुछ भी ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते जो चीज।
सब कुछ हो तो जाता है, सब कुछ पॉसिबल तो होता ही है, ठीक है। तो आप सिर्फ अपना बेस्ट दो, जस्ट गिव योर 100%, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि एट द एंड क्या होगा, आप कम से कम ये सेटिस्फाइड तो रहोगे कि मैंने तो चलो मेरा 100% दे दिया था, फिर अब जो भी हुआ देखा जाएगा, एटलीस्ट आपको कोई गिल्ट नहीं रह जाएगा। इसलिए गिव योर 100%, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर एग्जाम्स गुड, बाय बाय, टेक केयर।